पढ़ रहे थे पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होगा पीपीएम, पहला होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल्स। अगर इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 6, volume of solute and volume of solution into 10 to the power 6। समझिए, अगर नंबर लिए हैं तो नीचे के नंबर ही लेंगे दोनों, मास लिए हैं तो मास लेंगे, वॉल्यूम लिए हैं तो वॉल्यूम, समझ गया ना। हाँ, क्लियर। और यूनिट क्या पीपीएम है। अब जैसे इसमें है, मान लो कि जैसे पार्टिकल्स लिए, तो आपको अगर पीपीएम निकालना है किसी का, तो कैसे निकालेंगे। मान लो कि हमने लिया है 200 पार्टिकल्स ले लिए, और उसमें से जो है 10 पार्टिकल्स है वो कार्बन का है। कोई है चीज, कोई सामान है पाउडर टाइप का है, उसमें हमको पता करना है कि कार्बन का प्रेजेंस कितना है। तो अगर हम जो है 200 पार्टिकल्स टोटल ले लिए उस पाउडर का, और उसमें जो है कार्बन पार्टिकल 10, ठीक है, तो पीपीएम कितना होता है। अब हम लोग जो है इसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो पीपीएम 10 टू पावर, अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, यहाँ से 2 निकल जाएगा, हाँ। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसमें हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0.0, एक 0 देंगे, ये दूसरा 0 देंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट देंगे तो 100 होगा, दूसरा 0 देंगे तो 1000 होगा, तो 0.05 इंटू 10 टू द पावर 6 पीपीएम, ठीक है। और यहाँ इसको हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 4 पीपीएम। कार्बन कितना है, समझ गया, कई बात समझ में। उसी तरीके से हम अगर हम मास के टर्म में ले लें, मान लो कि सी वाटर है, सी वाटर लिए हुए हैं, सी वाटर हम ले लिए हैं 2000 ml, ठीक है। सी वाटर 2000 ml लिए, और उसमें जो है एसीटोन मिला हुआ है 10 ml, उसमें एसीटोन 10 ml मिला हुआ है, इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये भी उतना ही हो जाएगा, 5 इंटू 200 लिए थे ना वहाँ पर, यहाँ 2000 ml ले लिया है ना, तो हो जाएगा 0.005 इंटू 10 टू द पावर 6, ये 1 2 3 इधर आएगा, हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 3,
में आ गया? हाँ, क्लियर? अगर हम मास में लेंगे तो अगर हम यहाँ पर केजी लेंगे तो यहाँ भी केजी होगा, यहाँ हम ग्राम लेंगे तो यहाँ भी ग्राम होगा। आ गया समझ में? ये पीपीएम कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर कोई भी सॉलिड पार्टिकल माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, बहुत कम। ये सब पॉल्यूशन वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है ना? जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन पार्टिकल कितना है, सैंड का पार्टिकल कितना है, न्यूज़ में सुनते हुए ना, पीपीएम करके देता है। हाँ, अरे बात समझ में? सस्पेंडेड पार्टिकल कितना पीपीएम है, दिल्ली बॉम्बे सब का जब बताता है तो उसमें बताता है ना, इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन है। हाँ, यही पीपीएम है। समझ में आ गया ना कि कैसे निकालते हैं? तो जहाँ पर माइन्यूट क्वांटिटी में कोई पार्टिकल होता है ना, वहीं पर पीपीएम वाला टर्मिनोलॉजी यूज होता है। बाकी जगह तो जो वो सब है वो यूज होगा। तो वाटर का कॉन्टेमिनेशन, एयर का कॉन्टेमिनेशन, ठीक है, जैसे तालाब का पानी कॉन्टामिनेटेड हो गया, या हमारे एरिया का वाटर है, उसका जब हम निकालेंगे कि कौन कौन सा पार्टिकल्स है यहाँ पर, तो सब पीपीएम में ही निकलेगा। क्लोराइड कितना है, आयरन कितना है, सब पीपीएम में आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही रहता है ना उसमें। ठीक है, वही थोड़ा थोड़ा हमारे लिए डेंजरस होगा। ठीक है, क्या समझ में? तो पीपीएम हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पीपीएम समझ में आ गया? ठीक है, मतलब सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए। जब भी कैलकुलेशन होगा तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट जो है क्या बचा हुआ है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, इट इज अ रेशियो। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ solute or solvent. It is the ratio of number of moles of solute or solvent to the total number of moles of solution. Okay, and it is denoted by X. And since it is a ratio of number of moles, no unit, है ना? It is a ratio of number of moles, तो मोल बाय मोल हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग मान चुके हैं सॉल्यूट को हम लोग क्या मानते हैं? सॉल्यूट को हम लोग ए माने हैं, और सॉल्वेंट को क्या माने हैं? बी माने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? Na। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? Nb। ठीक है, therefore सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? Ab। therefore नंबर ऑफ मोल्स
सॉल्यूशन, लिखेंगे क्या NaB, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन में तो दोनों चीज होता है, ये हो जाएगा Na प्लस N, है ना। सॉल्यूशन में तो दोनों ही रहता है ना, सॉलिड और सॉल्वेंट, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या माने हैं A, इसलिए XA लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हमको निकालना है किसका, सॉल्यूट का, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे एंड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया? क्लियर, ठीक है। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB, so it is a ratio of number of moles of the solvent to the total number of moles of the solution, ठीक है। अब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको भी जानना है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी ये गलत हो नहीं सकता, ठीक है ना, कि एडिशन ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सेम सॉल्यूशन इक्वल टू 1, इट विल बी 1, इससे यूनिवर्सल, ठीक है ना। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ऐड करेंगे वो वालों का। अगर 1000 सॉल्यूट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे सॉल्यूट का हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से जोड़ देंगे तो वो भी 1 होगा। जैसे चीनी है, नमक है, दोनों है, किसी पानी है, 3 चीज़ मिला हुआ है, तो चीनी का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, नमक का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद हम वाटर का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तीनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे वाटर। कोई भी पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट का इंडिविजुअली निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और वो सारे इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का, यानी जितना भी कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन है, वो सारे मोल फ्रैक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा 1 होता है। और अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो बहुत अच्छा हो जाता है, इससे फ़ायदा होता है कि अगर एक मोल फ्रैक्शन मालूम है तो दूसरा निकल जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 1 ही होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, ठीक है, XA प्लस XB इट विल ऑलवेज बी 1, ठीक है। तो अगर इसमें से X या XB मालूम है तो दूसरा निकल जाएगा, अगर XA मालूम है तो XB निकल जाएगा, XB मालूम है तो XA निकल जाएगा। दोनों मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।